जयराम महतो और आप में दूरी मतलब आपके हरकतों से हुई कि कोई साजिश हुई? अब ये साजिश है कि हरकत है। लेकिन जेल कैंप का टिकटवा लेके लास्ट मोमेंट में पलटी मारे थे तो जेएमएम से कितना रुपया मिला था? मैं अपने ज़मीर के साथ कौशलेंद्र दा कभी भी सर मैं समझौता नहीं करता। तो भाई आपकी नई पार्टी थी जिसको लोग जानते नहीं थे, उस पार्टी को 700 में से यदि 250 मिलता है, ये उपलब्धि थी कि आपके 2 मुस्लिम चेहरे थे, तो आपने एक पर मोहब्बत जताया, एक पर मोहब्बत नहीं जताया कि आखिर विषय क्या हुआ होगा, आप मामला क्या हुआ होगा कि मैं जेएमएम में आ गया और जेल के सच क्या है? सच क्या? तो मजबूरियां रही होंगी, कोई बेवफा नहीं। एक कड़वा सवाल, ये 4 करोड़ वाला डिफेंडरवा कहाँ से कर दे जी? अरे भाई यार, उनको अगर लगता है कि रिजवान को हटाकर वो खुश हैं तो अच्छी बात है। आगे क्या मिलेगा आपको? कोई जरूरी नहीं, मैं सिपाही हूँ, हेमंत का आशीर्वाद है। तो भाई 100 में 2-4% लोग कहेंगे। जब राजनीति में आपकी बुराई नहीं होगी तो राजनीति का सफर तय करने में आपको कठिनाइयां होंगी। भाई हरे राम हरे हरे, तीर धनुष और हेमंत करे। आप रियल नेता हैं कि रील वाला नेता है? हमको ये बात बताइए। सेवक हैं, हम बेटा हैं। बॉडीगार्ड मिल गया है जी। आप हैं क्या? आप जेएमएम में क्या हैं? तो सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिजवान क्रांतिकारी को आने वाले भविष्य को इंशाल्लाह सुरक्षा देने का काम कर रहा है, तो किसी को चला 29 में अगर हेमंत आपको टुंडिस टिकट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। गाना सुना है आपने? वादा तो निभाया। अरे भैया, आप लोगों से वादा करें और ना निभाएं। बेबाक शो में बस 2-3 दिन पहले मैंने कहा था ना, एक खबर देखी थी आपने, रिजवान क्रांतिकारी या गद्दार, देखी थी ना? याद आ गया? उस वक्त मैंने कहा था, लाइव शो में कहा था कि मैं रिजवान क्रांतिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हुई। उस दिन रिजवान क्रांतिकारी अपने किसी मित्र के सहायता के लिए चले गए थे, नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन आपसे वादा किया था तो वादा तो निभाना था। आज रिजवान क्रांतिकारी को हमने अपने स्टूडियो में बिठा लिया है और आज बेबाक कौशलेंद्र शो में मैं बेबाकी से रिजवान क्रांतिकारी से चाहूंगा कि वो क्रांतिकारी वाले अंदाज में बताएं कि रिजवान क्रांतिकारी हैं या गद्दार। स्वागत है रिजवान क्रांतिकारी आपका बेबाक शो में। आप कौन हैं, क्रांतिकारी या गद्दार? सबसे पहले धन्यवाद आपका। हम तो आपका भाई हैं और ये लोगों की मंशा होती है कि भाई 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 को कैसे लड़ा दें। आपको भले जिन लोगों ने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी गद्दार है, वो आपके माइंड में ये भरना चाहा कि कौशलेंद्र साहब ये समझिए, आप कौशलेंद्र दादा ये समझिए आप कि रिजवान क्रांतिकारी गद्दार है। लेकिन हमने कहा कि हम लोगों का भाई है, हमारा आप भाई है, ये उनका विचार हो सकता है कि रिजवान क्रांतिकारी गद्दार है, क्रांतिकारी नहीं है। क्रांतिकारी जी, आप मेरे शो को बहुत कायदे से देखते हैं, पूरा देखते हैं। उस दिन भी आपने देखा होगा, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे फोन वगैरह नहीं किया था, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। आपने देखा, मैंने कहा कि रिजवान क्रांतिकारी के संबंध में इस तरह के रील्स वीडियोस वायरल कराए जा रहे हैं, अल्टरनेटिव मीडिया का युग है, और वही बातें मैं कह रहा था। मैं नहीं कह रहा था कि आप गद्दार हैं या क्रांतिकारी हूं। पत्रकार कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? हम तो बस देखते हैं। तो खबरें चल रही थी, उसी में खबर आई कि आपने जयराम महतो की पीठ में छुरा मारा था, इसलिए क्योंकि आपको धन लोभ था, धन लाभ लेने के लिए आपने जयराम महतो को छोड़ा था। नहीं, ऐसा बात नहीं। देखो, विचारों के साथ में दादा, मैंने कहा था शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करी थी, दामोदर के कोरा से दामोदर की नदी के बीचों बीच से धनबाद वाले बोकारो वाले एक मिलकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने करी थी। तो उस वक्त हम लोगों ने सोचा था कि एक बेहतर दिशा में नौजवानों को लेकर जाया जाए, लेकिन उस पर सबकी भागीदारी थी, सबने अपना योगदान दिया। चाहे आप शुरुआती दौर की बात करें तो तीरथ दा की बात कर लें, फिर तीर्थनाथ आकाश की बात करें, साहब की बात कर लें, या फिर विकास जी की बात करें, या फिर मैं खुद उसमें स्वयं था, और बहुत सारे लोग। संजय मेहता का नाम छोड़ दिया आपने? संजय जी बाद में आए थे। अच्छा। शुरुआती दौर की मैं बात करूं, जब JBKSS का गठन हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों ने सोचा कि बेहतर दिशा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन चीजें धीरे धीरे दूसरी ओर मूव करने लगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जब ये संगठन बना, फिर संगठन से जब पार्टी बनी, जब मैं जेल गया,
जेल जाने के बाद फिर मैं सोचा फिर से चीज़ों को बेहतर करेंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि लोगों की सोच किसी और दिशा में बढ़ चुका है। लोगों मतलब किसकी? जयराम महतो की सोच? हमारे पार्टी में जो उस वक्त हम तक उस JBKS एक संगठन था, जेल कैम्प आ चुका था उस वक्त जब मैं जेल गया था। हाँ, उस समय फिर जेल कैम्प का वो पेपरी प्रक्रिया जो भी थी वो पूरा कर लिया। रिजवान जी, जहां तक मुझे याद है, रांची में वो जो रिंग रोड के पास एक रिजॉर्ट है या होटल है, वहीं आपने जेल कैम्प ज्वाइन किया था, बड़ी सभा हुई थी। दोबारा जी, आप एक बार पहले जेल कैम्प में थे जी। मैं अभी क्या कह रहा हूँ कि जो JBKS था, हाँ, फिर वो पार्टी जेल कैम्प बना, हाँ, फिर जेल कैम्प बना तो मैं उस वक्त था। अच्छा। लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि कुछ चीजें ऐसी हो गई कि मुझे फिर से हटना पड़ा। फिर मैं एक अपने संगठन को लेकर चला, JKMM उस वक्त हमने बनाया था, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच। अच्छा। और फिर हमने सारे लोगों को अपने अंदाज से अपने लोगों के बीच में गया, पूरे राज्य के बीच में हमने भी आंदोलन किया। खतियानी आंदोलन को हमने भी अपने एक मंच से लड़ाई को लड़ा। उस वक्त फिर जयराम भाई से भी बात हुई, उनके संगठन के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दादा इस तरह से दूर रहकर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, खुद को कमजोर कर लेंगे। तो मैंने कहा कि चलो मेरी जो हमारी जो सोच है वो आपकी भी सोच है कि राज्य के हितार्थ के लिए राज्य को बेहतर दिशा कैसे प्रदान की जाए। आपको जेल के में जयराम मैं तो खुद लेकर आए थे कि किसी और के मार्फत आप आए? हम जयराम भाई भी बात किए थे, हम लोग बैठकर बात किए थे दोनों भाई। फिर उनके जो साथ में लोग थे वो सारे लोगों का कहना था कि आप फिर से JKMM हटाइए, आप जेल के में आ जाए, JBKS में। जयराम महतो की पार्टी के जो एक केंद्रीय प्रवक्ता थे विजय सिंह की भूमिका थी आपको शामिल कराने में? नहीं, कोई भूमिका नहीं थी उनकी। विजय सिंह तो ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि मेरी पहली बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि जयराम भाई और मैं, हम लोगों के बीच में कोई पर्दा नहीं था। हम लोग डायरेक्ट बात करते थे, और मुझे जयराम से बात करने के लिए या जयराम जी को मुझसे बात करने के लिए किसी पर्दे से बात करने का उनको जरूरत नहीं था। वो डायरेक्ट मुझे बोलते थे और डायरेक्ट बात होती थी। ना विजय जी, ना अजय जी, ना संजय जी, ना और कोई जी। आपसे मोहब्बत करने वाले लोग तो ये कहते हैं कि जयराम मैं तो देखना नहीं चाहते हैं रिजवान क्रांतिकारी को। सबकी बात को अब मैं पकड़ के नहीं चलूंगा, मैं आगे चलता रहूंगा, तो पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा कि मुझे कौन क्या कहते हैं, कौन किस विचारधारा के साथ मुझे देखते हैं, किस नियत के साथ देखते हैं, दुश्मन की निगाह से देखते हैं कि दोस्त की निगाह से देखते हैं। वो लोगों का सोच हो सकता है कि मैं बेहतर करूंगा, ये मैं बिल्कुल वादा करता हूं। बहुत नेक। लेकिन ये जेल कैम्प में जहां पे एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में पूरे धूम धड़ाके से शामिल हुए थे, और ठीक इन चुनाव के बाद जे तो रह गया, उसके बाद MM हो गया, LKM कहां चला गया? LK को आप कहे गायब कर दिए, बीच में एक M कहां से घुसेड़ दिए? देखिए JMM दादा मैं भी जानता हूं, सारे लोग जानते हैं, आप भी बहुत दिनों से हैं, पूरी चीज़ों को देखते हैं, प्रदेश की गतिविधियों पर आप तमाम लोगों का नज़र रहता है, खासकर आपकी नज़र रहती है, तो आप भी चीज़ों को अनुभव करते हैं कि जिस इरादे के साथ में और जिस प्रखरता के साथ में हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत करी, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका था। मुझे इसका अंदेशा था कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर इस राज्य के हित में इस मंच से नहीं कर सकता। मतलब कब? टिकट लेने से पहले अंदेशा हो गया? टिकट लेने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला, जो शायद मुझे लगता है कि इस राज्य के हित में नहीं था, गांडे के हित में नहीं था, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के हित में नहीं था। तब मुझे फिर से हमारे लोग भी थे, चूंकि मैं रिजवान क्रांतिकारी अकेला नहीं है, रिजवान क्रांतिकारी के पीछे हमारा समुदाय भी है, रिजवान क्रांतिकारी के पीछे झारखंड प्रदेश के हर जाति हर वर्ग के लोग हैं, आदिवासी भाई हमारे साथ में, दलित भाई हमारे साथ में, मुस्लिम भाई हमारे साथ में है। सबके परामर्श के साथ रिजवान क्रांतिकारी, आज रिजवान क्रांतिकारी पूरे राज्य में जाने जाते हैं। कहते तो लोग हैं कि आप अल्पसंख्यक चेहरा थे और अल्पसंख्यक वोट तक नहीं दिला पाए। जयराम महतो जब लोकसभा लड़ रहे थे तो आप अपने गांव से वोट नहीं दिला पाए। देख लो, मैं तो आपको अपने गांव का ब्यौरा दे दूंगा ना। गांव में यदि हमारा 1000 वोट होता है या 800 पोलिंग हमारे गांव में है, 3 मोहल्ला में 800 पोलिंग 700 पोलिंग है, तो आप आज भी खोलकर देख लीजिए, डाटा तो है ही है। आप उस पर देखेंगे तो 250 वोट यानी 230 या 35 वोट जयराम भाई को लोकसभा, जब मैं खुद उस पार्टी में था तो लोकसभा में 220 या 230 हमारे गांव से वोट मिला था। तो भाई आपकी नई पार्टी थी जिसको लोग जानते नहीं थे, उस पार्टी को 700 में से यदि 250 मिलता है तो ये उपलब्धि थी। लेकिन आपने उस उपलब्धि को भुलाया और आपने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे साथ नहीं है, अल्पसंख्यकों ने
हमको साथ नहीं दिया, वोट नहीं दिया, नहीं तो मैं लोकसभा जीत जाता। लेकिन ये जयराम महतो ने ऑन कैमरा कहा था? ऑन कैमरा नहीं, मतलब उनके पार्टी के अच्छा, आप लोग इनर मीटिंग में? हाँ, उनके पर्दे के पीछे जब बात होती थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंने इस बात की चर्चा भी आदरणीय जयराम भाई से मैंने कहा था कि जयराम भाई ये अच्छा संदेश नहीं है, आप आज यहाँ कह रहे हैं, कल जो अल्पसंख्यक भाई आपसे जुड़े हुए हैं वो हट जाएंगे, तो इस पर कृपया अंकुश लगाया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। और एक ठीक है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज आप 3 लाख वोट लेकर आए, 3 लाख 20 हजार वोट लेकर आए, जो भी वोट लेकर आए, तो इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों का बड़ा योगदान था, लेकिन आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। आपने कह दिया, आपके पार्टी के लोगों ने कह दिया कि नहीं, मुझे मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया। फिर जयराम भाई ने स्वीकारा था, कहा था, जब समीक्षा बैठक हुई थी, मुझे याद है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सारे लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं जयराम जी की भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उसने चलिए एक कड़वे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पर भी तमाम आरोप लगे, एक और अल्पसंख्यक चेहरा है, उन पर भी आरोप लगे, नाम किनका आप लेंगे, हम ले लें? नहीं, मुझे मालूम, मतलब जयराम जी की पार्टी के महासचिव, पता नहीं, अब फरजान जी है ना, प्रधान महासचिव। हाँ, प्रधान महासचिव वही हैं। हाँ, फरजान जी पे भी आरोप लगे, आप पे भी आरोप लगे, लेकिन फरजान जी पे मोहब्बत बरसती रही जयराम महतो की, आप पे मोहब्बत नहीं बरसी, क्यों? अब ये तो सवाल उनसे कीजिए आप। मतलब आपने उनको धोखा दिया था? नहीं, आप उनसे पूछिए कि आपने कहा कि फरजान जी पर मोहब्बत बरसी, आप पर मोहब्बत क्यों नहीं बरसी जयराम भाई की ओर से? तो आप ये जयराम जी से पूछिए, माननीय विधायक महोदय से पूछिए कि आपके 2 मुस्लिम चेहरे थे आपके हिसाब से, बड़े चेहरे जो दिखता है, 2 बड़े चेहरे थे, तो आपने एक पर मोहब्बत जताया, एक पर मोहब्बत नहीं जताया, तो ये सवाल उनसे कीजिए। नहीं तो मोहब्बत तो आपने तो टिकट, आप तो पलटी मार गए थे बॉस। आप तो मतलब झारखंड, बिहार में नीतीश बाबू, झारखंड में आप पलटू राम हो गए। ये उनकी सोच हो सकती है, नहीं, हम नहीं बोल रहे। नहीं, वो आप तो एकदम एन चुनाव के टाइम में पलट गए। आप जो मां मैया और कल्पना जी की उड़ान देख के आप पगला गए, आपको लगा कि नहीं उड़ान नहीं, पहले आप नारा लगाते थे, आपके पुराने वीडियोस हैं, अगली सरकार जेल कैंप की सरकार, अगला सीएम जयराम महतो, और उसके बाद फिर आप बोले ना बिल्कुल हेमंत भैया सबसे बढ़िया। बिल्कुल, हमने कहा था, हमने प्रयास भी किया था। मैं तो आज भी आपके इस बेबाक शो में, मैं तो आज भी कहूंगा, कौशलेंद्र भैया की अगुवाई में, कौशलेंद्र भैया की उपस्थिति में भी इस बात को कहूंगा कि मैंने कहा था कि हरे राम जयराम की चर्चा घरे घरे, मैंने कहा था हरे राम जयराम की चर्चा घरे घरे, ये मैंने कहा था। इस नारे को भी मैंने कहा था, पूरे राज्य में इस नारे को देखा, लोगों ने सुना। लेकिन आप भी इस विषय को सोचिए, मूल्यांकन कीजिए थोड़ा पत्रकार महोदय कि आखिर विषय क्या हुआ होगा, आप मामला क्या हुआ होगा कि मैं जेएमएम में आ गया और जेल के उनको छोड़ा। वही तो आपसे जानना चाहते, बेबाकी से आप क्रांतिकारी हैं, आप बताइए ना, तो सच क्या है, सच क्या? तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होते। मजबूरियां मैंने कहा था कि मुझे गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जब मैंने, आपने सुना होगा कि लोकसभा की जब बात हो रही थी कि जयराम भाई गिरिडीह लोकसभा लड़ेंगे, और आवाज उठने लगी थी कि रिजवान क्रांतिकारी को धनबाद लोकसभा दिया। ठीक है, हाँ। बड़ी जोरों शोरों से हल्ला था, जो चर्चाएं आम हो चुकी थी। लेकिन फिर मैं वहां गया, मैंने बोला भी कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई मुझे लड़ना चाहिए, तो उसने कहा सही बात थी, मैंने भी उस पर सहमति जताई कि चलो आप लड़ो या मैं लड़ो। फिर उसने कहा कि दादा आप लड़ेंगे तो फिर हम गिरिडीह हारेंगे। तो मैंने कहा कि चलो मैं त्याग दिया। मैं उस वक्त लोकसभा नहीं लड़ा। उस वक्त भी बात हुई थी कि रिजवान क्रांतिकारी 2 विधानसभा से लड़ेंगे। आपने कहा कि आपके अनुकूल दिया जाएगा, आपका मनचाहा सीट दिया जाएगा। अंतिम टाइम पर आपने मुझे, चूंकि मेरा गृह, मैंने कहा था कि यदि आप उनका गृह क्षेत्र और मेरा, यानी दोनों का विधानसभा हम लोगों का एक है। अच्छा, तो जब हमने कहा कि आप टुंडी लड़िए, आपका स्वागत है, लेकिन यदि आप टुंडी नहीं लड़ते हो तो आप मुझे टुंडी दो, आप डुमरी लड़ो। फिर साहब ने मुझे डांडे भेजा, और 15 दिनों के समय में, मैं बताइए कि 15 दिन में मैं सिर्फ वहां नाम का चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाता। मैंने कहा था बीच में कि भाई 15 दिन समय मैं हूं, कर लूंगा, लाइनअप हो जाएगा, दादा आप टेंशन मत लीजिए। फिर मुझे चीजें लगी कि रियल में मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ चीजों को मैं बिगाड़ भी नहीं सकता राज्य के हित में। हेमंत सरकार की वापसी होनी तय थी, मुझे उस वक्त आभास हो चुका था दादा, क्योंकि हमारे भी लोग थे, हमारे भी वहां पर तमाम पूरे राज्य में 81 विधानसभा में आप लोगों का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है। रिजवान क्रांतिकारी का 81 विधानसभा में लोग हैं, सारे लोग शुभचिंतक हैं, हमारे हमसे इमोशनली कनेक्ट है, लोग जुड़े हुए हैं। उसने कहा कि ऐसा ऐसा दृश्य होने वाला है। फिर मुझे लगा तो फिर
अच्छा, ये तुलना प्रासंगिक नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुलना करता हूँ। भैया विभीषण भी बहुत लंका में पॉपुलर थे, लेकिन उनको लगा कि राम जी जो है रावण को मार देंगे, रावण नहीं सक्सेसफुल होगा तो विभीषण राम जी के पाले में चले गए। तो आप विभीषण थे क्या? अब देखो, अब मैं पौराणिक विषयों पर, पौराणिक कथाओं पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं राम के काल को देखा भी नहीं और राम के सिद्धांतों को मैंने पढ़ा है। राम को मैंने देखा नहीं ना आप देखे, लेकिन राम के सिद्धांतों को हमने सुना है। राम के कार्यकाल को हमने पढ़ा है कि राम के कार्यकाल में इंसान और मनुष्य तो छोड़िए, जानवरों के साथ भी न्याय होता था, अन्याय नहीं होता था। मैं विभीषण की बात में करना उचित नहीं समझता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। चलिए, आप विभीषण नहीं है। मैं बिल्कुल मैं उम्र में कम हूँ और तमाम लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है दादा। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ। चलिए, अब अगले सवाल सिर्फ और सिर्फ आपके भावी राजनीति पर होंगे, लेकिन एक कड़वा सवाल, ये 4 करोड़ वाला डिफेंडरवा कहां से खरीदे जी? अरे देखिए, फिर अब छुपाइए। मैं छुपा नहीं रहा हूँ, एक दिन हमको भी चढ़वा दीजिए। बिल्कुल, हम अपने मित्र से कहेंगे। मित्र हमारा वो जो गाड़ी है, आपने देखा वो जो गाड़ी है वो हमारा हमने नहीं देखा, वायरल है, लोगों ने देखा, वायरल है। हाँ, ये हरीश सिंह है, हमारे एक पार्टी के ही है, पदाधिकारी है जिला के, उनकी गाड़ी है और व्यवसायी मोर्चा में वो भी है, वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं शायद। तो मुझे लगता है कि ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं भाई। तो आपने माना आपके चैनल में भी मैं इस बात को कहूंगा कि भाई मैं कहाँ हूँ, रिजवान कहाँ है। रिजवान आज दिन भर खाया नहीं है, इस पर कोई नहीं देखता। रिजवान कभी ट्रेनों से चलता है, मैं तो कहता हूं कि भाई आप मेरे साथ चलो। मैं एक बार रेलवे स्टेशन रांची में था, रांची में आया था, रेलवे स्टेशन गया मैं, तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप रिजवान क्रांतिकारी ट्रेन से जा रहे हो? तो खुदा न खास्ता मैंने कहा कि भाई विधायक महोदय भी जा रहे हैं, उस वक्त हेमलाल मुर्मू भी उसी ट्रेन से जा रहे थे, मैं धनबाद जा रहा था। तो ये क्यों नहीं लोग दिखाते हैं? ये लोग क्यों नहीं कहते कि रिजवान क्रांतिकारी पैदल भी चलता है? रिजवान क्रांतिकारी जी आप ही के पेज में वो वीडियो डाला हुआ, तो भरोसा नहीं होगा। हम डालेंगे हेलीकॉप्टर में फोटो डालेंगे तो लोग नहीं समझेगा। सुनिए मेरी बात, आप हेलीकॉप्टर देख लीजिए, किसी को तो शौक भी लगता है ना कि वो हेलीकॉप्टर में चढ़े और रील बनावे, चाहे भले एडिट हो या फिर आप उसको एआई, आज क्या कहते हैं उसको, एआई कहते हैं, एआई से बनाया हो, तो शौक तो सबका रहता है। कौशलेंद्र दा का भी शौक है कि मर्सिडीज पर चले, ठीक है अपनी ना हो, लेकिन वो उनकी ये इंसान, ह्यूमन नेचर, आप कैसे मतलब मानव, आप रियल नेता है कि रील वाला नेता है? हमको ये बात बताइए। सेवक हैं, हम बेटा हैं और बेटा तो इस रील में आपकी बेइज्जती हो रही है? नहीं, ये इसके लिए आपने मुकदमा क्यों नहीं किया? देखो, अब मुकदमे की बात आप जो कह रहे हैं कि भाई वो डिफेंडर हमारी है, तो भाई आज के जमाने में सारी चीज ऑनलाइन है, आप उसको सर्च कर लो नंबर से, किनकी गाड़ी है पता चल जाएगा। मेरी तो खुद की गाड़ी नहीं है। झामुमो की कसम, अरे झामुमो की कसम, आपकी कसम, भाई की कसम, आप हमारे दिल में हो, कौशलेंद्र भैया की कसम। दर्शक, वो हमारी गाड़ी नहीं है। दर्शक, आप तमाम आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर मुझे जितने लोग सुन रहे हैं आज कौशलेंद्र दा की, चूंकि इनसे भी मैंने कहा था कि भैया माफ करेंगे, अब चूंकि एक हमारे क्षेत्र से रिम्स में कोई पेशेंट आया हुआ था, सहयोगी का, हमारे मित्र का था, कोई रिलेटिव, तो उसने कहा कि भैया ऐसा ऐसा है, तो मैं इनको फोन भी बाद में करा कि भाई कौशलेंद्र दा आप बुरा मत मानिएगा सर, मैं अर्जेंट काम से रिम्स आ गया और एक पेशेंट की हालत गंभीर थी, तो मुझे वहाँ पे एडमिट करवाना था और लोगों से, डॉक्टरों से परामर्श किया हमने। उसी वक्त मैं फिर 12 बज गया था, तो फिर मैंने कहा कि गुस्ताखी माफी चाहते हैं, हमने कह के आपके शो में मैं आ नहीं सका था। तो आज मुझे मौका मिला, चूंकि सदन की आज तारीख लास्ट थी, तो वहाँ से क्लियर होने के बाद मैं फिर आपके शो में आया, बोला कि मैं आऊँगा। तो आप तमाम लोगों को मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि भाई वो हमारी गाड़ी नहीं है, वो हमारे एक मित्र, हमारे एक पार्टी के पदाधिकारी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है। तो कृपया आप लोग ये भ्रम में ना रहें कि रिजवान क्रांतिकारी 3 करोड़ 4 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता है। भाई हमारे पास, हमारे अकाउंट में भी आप लोग देख सकते हैं, जब हमारा नामांकन हो रहा था गांडे से, उस वक्त मैंने एक अकाउंट खुलवाया था। महाराज, लोग कह रहे हैं कि आप अभी बालू माफिया बने हुए हैं, बालू से पूरा रुपया कमा रहे हैं। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे ना, और बालू का बवाल पहले भी हुआ था, एक समय हुआ था कि आप ट्रैक्टर से वसूली करते हो, उसी से जोड़ा जा रहा है कौशलेंद्र, उसी से जोड़ा जा रहा है कि बालू माफिया, वो रील वगैरह में गाना लगाकर लोग चला रहे हैं, वो उसी से जोड़ रहे हैं। लेकिन भाई मुझे वो सब का शौक नहीं है। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्रिय रूप से हैं,
तमाम लोगों से, चाहे मोबाइल का जरिया हो, चाहे किसी भी लाइन से हम जुड़े हुए हैं, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्य भी कर रहे हैं और पार्टी का जो आला कमान का आदेश होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे और बिल्कुल निष्ठावान तरीके से। आदरणीय दिशोम गुरु हमारे बीच में नहीं रहे, मैं महापुरुष को नमन करता हूं और बिल्कुल उनके सिद्धांतों को हम लोग अपनाने का प्रयास करेंगे और हम लोग भारत सरकार से चाहेंगे भी कि उनको जल्द अज जल्द भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और चूंकि एक बड़े लीडर जो थे हमारे गुरुजी आदरणीय हमारे बीच में नहीं रहे, अब बिल्कुल हमारे हेमंत दा हैं और गुरुजी। चलिए हेमंत दा की बात कर रहे हैं। हेमंत दा का प्यार, सीएम साहब का इतना प्यार बेशुमार क्यों मिल रहा है रिजवान को? ये रिजवान क्रांतिकारी आया, बॉडीगार्ड मिल गया है जी। आप हैं क्या? आप जेएमएम में क्या हैं? कोई जरूरी नहीं है, हम लोग बिल्कुल एक सामाजिक रूप से कार्य कर रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को मजबूत करेंगे। चाहे संथाल परगना हो, चाहे फिर पलामू प्रमंडल हो या किसी भी 5 प्रमंडल में जाएंगे और जा रहे हैं। तमाम जगहों पर जाना होता है, टुंडी क्षेत्र में जाना होता है, जंगलों से जाना होता है। तो सरकार सुरक्षा के दृष्टिकोण से रिजवान क्रांतिकारी को आने वाले भविष्य को इंशाल्लाह सुरक्षा देने का काम कर रहा है, तो किसी को जलन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप पुरनका दोस्त से विधानसभा में भेंट होता है? अरे काहे नहीं, हमेशा भेंट होता है तो पूछते ना का हो भाई, तो लोगवा सब ऐसा काहे बोलो। अब देखो, अब भैया खोरठा बतियाते हैं जयराम। नहीं भेंट होता है तो क्या बतियाते हैं? नहीं पूछते हैं, उतना नहीं पूछते हैं कि हमारा बारे में ऐसे काहे बोलो हो, रील काहे चलाबो। अब वो तो भाई कह देते हैं, हम तो बोले, हमने कहा कि भाई इनको थोड़ा सा मना कीजिए कि भाई ऐसा ऐसा इस तरह से। बोला ना दादा, अब हम की करियो, अगर मैं आदमी चलाए दे तुम तो अगर हम कुछ ना कर सकल। तो आप डिफेंडर में जयराम बाबू का देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में चल रहा, भाई वो भी खरीदे हैं का? अब क्या खरीदे नहीं खरीदे, अब तो शायद आप भी कहने रील बनवा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मैं आलोचना, आप कितना वायरल हो चुके हैं आप, ये बालू माफिया, इसने डिफेंडर कहाँ से खरीद लिया, फलाना है, ये है वो है, तो आपको मतलब कड़वा नहीं लगता है? दुख नहीं होता है? कोई बात नहीं, दुख होता है कि नहीं? दुख है तो दुख को क्या जाहिर करके फायदा। हम चल रहे हैं, एक सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारा घर भी, आप हमारे घर आओ, हमारा घर पक्का का भी नहीं है, हमारा घर खपड़ीला है, आज शुरू से है और संघर्ष करके हमारे पिता ने हम लोगों को बिल्कुल पाला पोषा। हमारे चाचा, हमारे पिताजी, ये सारे लोग विनोद बिहारी महतो के साथ में आंदोलन में शरीक थे। आज हमारे चाचा का पेंशन भी मिलता है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग भी आंदोलनकारी घराने से हैं, लेकिन हम लोग कभी जाहिर नहीं करते दादा, डंका बजाकर नहीं चलेंगे कि रिजवान क्रांतिकारी आंदोलनकारी परिवार से है। विनोद बाबू के साथ में हमारे चाचा जी का योगदान रहा है, उनके साथ में चले, उनके साथ में अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, लेकिन हम अब इसको हर जगह कहते हुए नहीं चलेंगे। आज बात उठ गई तो मैंने कह दिया। तो मतलब आप इशारा किस पे कर रहे हैं? जयराम महतो पे? जयराम जी के ऊपर मैं क्या इशारा करके करूं, वो भी। अच्छा, जयराम महतो और आप में दूरी मतलब आपके हरकतों से हुई कि कोई साजिश हुई? अब ये साजिश है कि हरकत है, मुझे तो लगता है कि जयराम भाई जिस ख्याल से हैं कि मुझे लगता है कि उनको अगल बगल जो लोग हैं उनको नहीं चाहते थे कि रिजवान से। सीधा बोलिए ना, कौन फरजान खान नहीं चाहते? सीधे क्या कहूँ, फरजान नहीं चाहते थे कि रिजवान रहे। फरजान की बात क्या करो, फरजान तो छोटा भाई है। अब उनको अगर लगता है कि रिजवान को हटाकर वो खुश हैं तो अच्छी बात है। उनके सहयोगियों को लगता है कि अगर उनको रिजवान को हटाकर अच्छा किया उन्होंने तो बिल्कुल। अच्छा चलिए नेताजी, आप डिप्लोमेट की तरह बात मत करिए। अल्पसंख्यक वोट बैंक जिसका चेहरा आप बने थे जेल कैंप में, अभी भी है, अभी जेल कैंप नहीं, अब जेल कैंप के साथ है अल्पसंख्यक। अब तो भाई मैं बिल्कुल हूँ जेएमएम में, तो पूरा जेएमएम नहीं, जेल कैंप नहीं। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि अभी है, क्योंकि अब तो बहुत सारा उनका हमने देखा कि कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम को मैंने देखा कि उसमें तो बहुत कोई था नहीं मुस्लिम, कोई अल्पसंख्यक तो बहुत कम दिखे। एक बार तो फ्राइडे के दिन में मैंने देखा कि बोकारो में कार्यक्रम था शायद। तो जयराम में तो सिर्फ कुर्मी तक सिमट गए क्या? अब उनको मूल्यांकन करने का विषय है, वो मूल्यांकन करे। अरे नेताजी आप भी तो करते होंगे ना? है, पहले भी कम, मेरे जाने के बाद कम रहे हैं, फिर अब तो और कम हो गए धीरे धीरे। आदिवासियों के बीच, आदिवासी तो हमारे साथ हैं। क्या आपको क्या लगता है कि जेएमएम का जो पुराना समीकरण था गुरुजी के जमाने से, बिल्कुल महतो मांझी मुस्लिम बिल्कुल है हमारे इंटैक्ट है? बिल्कुल है हमारे महतो जी लोग। इस बार सरकार, हमने कहा था कि भाई बहुमत पार कर रहे हैं, बहुमत का आंकड़ा हम पार कर रहे हैं। आपने सुना होगा, हमने कई एक मंचों से, जब मुझे सारठ की जिम्मेदारी दी गई, सारठ में गया मैं, मधुपुर गया मैं, फिर टुंडी गया। टुंडी में भी मैंने स्पीच दिया था। मैंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे इस बार बहुमत आंकड़ा पार होना चाहिए, हेमंत जी को मजबूत करना है,
तमाम लोगों ने मेरी बात को सुना, आशीर्वाद दिया और आज आपके बीच में है, बिल्कुल बहुमत और मजबूत के साथ में हेमंत जी खड़े हैं, हेमंत जी विराजे हुए हैं और ये सबों का लीडर है। इस लीडर को हम लोगों ने सम्मान किया तो इन्होंने भी सम्मान दिया और सम्मान के रूप में मैया सम्मान योजना भी दिया। चलिए आगे क्या मिलेगा आपको? कोई जरूरी नहीं, मैं सिपाही हूँ, हेमंत दा का आशीर्वाद है। अगर बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, कौशलेंद्र दा का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मुझे किसी आवश्यकता नहीं। कल जैसे टिकट नहीं मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के आला कमान, पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद हमारे साथ में है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। पद है, उनका आशीर्वाद है, लेकिन यदि जिम्मेदारी दी जाएगी तो बिल्कुल बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पूरे राज्य में जाएंगे और मजबूत करेंगे, अल्पसंख्यक को लाएंगे, आदिवासी दलित को लाएंगे। चलिए क्रांतिकारी जी, अंतिम सवाल ले लीजिए। डिफेंडर तो आपका नहीं है, लेकिन JLKM का टिकटवा लेके लास्ट मोमेंट में पलटी मारे थे तो JMM से कितना रुपया मिला था? कोई रुपया नहीं। मैंने कहा था कि मैं अपने जमीर के साथ कौशलेंद्र दा कभी भी सर मैं समझौता नहीं करता। तो राजनीति में जो छींट किसी होती है, जो आपके बारे में कहा गया कि आपने इतने रुपए लिए, उसके बाद हुआ, तो इन छींटा कसी को आपने कभी उसका करारा जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तो आपके शो में देखो, अब कहने वालों को आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के बहुत सारे लोग कहते हैं, तो अब क्यों प्रधानमंत्री सबों को कहते नहीं रहेंगे? हेमंत दा को भी बहुत सारे लोग बुरा कहते हैं, तो अब हेमंत दा जवाब देंगे नहीं देंगे? रिजवान क्रांतिकारी को लोग कहते हैं बुरा, तो भाई 100 में 2-4% लोग कहेंगे। जब राजनीति में आपकी बुराई नहीं होगी तो फिर राजनीति का सफर तय करने में आपको कठिनाइयां होंगी, इसलिए अब लास्ट में नारा लगा दीजिए, क्या कर रहे थे? जयराम घरे घरे। नहीं वो अब हेमंत दा घरे घरे वैसे हो गया। वो ठीक क्या था नारा, क्या था? तो हरे राम हरे हरे, जय राम घरे घरे। अब क्या? हरे राम हरे हरे, हेमंत दा घरे घरे, तीर धनुष घरे घरे। एक बार आप क्या अब हम लोग तो कहेंगे भाई नारे के साथ में कि भाई हरे राम हरे हरे, तीर धनुष और हेमंत दा घरे घरे। वाह, धन्यवाद। ये सिर्फ इस बात को कहेंगे, आपके चूंकि चाहने वाले भी हैं कि कौशलेंद्र दा दिल के बड़े साफ इंसान हैं और मैंने इनके दिल को उस दिन दुखाया था। फिर मैंने भाई कहा नहीं मुझे नहीं, मेरे दर्शकों आपके दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि ये क्षमा चाहते हैं। उस दिन मैं आ नहीं पाया था, चूंकि मैं रांची में चूंकि आता नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ तो मोहब्बत है, पत्रकारों से मेरी अच्छी तालमेल रही है शुरू से, तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं पत्रकार बंधुओं का दिल को दुखाऊं, लेकिन फिर भी मैं आया आज के शो में। सिर्फ इस बात को कहेंगे, क्योंकि हमने बचपन में भी कहा था कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो आज के हम हैं नए, आएंगे, नए युग की शुरुआत भी हो चुकी है। हेमंत दा की अगुवाई में इस प्रदेश को नए रूप से सींचेंगे और गुरु जी के सिद्धांतों को हम लोग आगे लेकर जाएंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। उनके विचारों को गांव-गांव तक, प्रखंड तक, पंचायत तक पहुंचाएंगे और इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल राज्यवासियों के कंधों के ऊपर भी है, क्योंकि अलग राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी दादा, वो शिबू सोरेन जी की अगुवाई में लड़ी गई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको उसने राजनीतिक सिखाया। अब मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि शिबू सोरेन साहब महाजनी प्रथा के खिलाफ उस समय लड़े थे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं हुआ था, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव नहीं रखी गई थी। आपके दोस्त तो कहते हैं विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन को गढ़े थे। नहीं, हम तो उनको कहेंगे ना कि विनोद बिहारी महतो से ये जाकर मिले, पढ़ ले। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। विनोद बिहारी महतो उनको बुलाए कि भाई संथाल से एक बड़ा अच्छा लड़का निकल रहा है, उस वक्त की बात कर रहे हैं, उनको बुलाया। फिर AK राय साहब, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, इन तमाम लोगों की एक बैठक हुई। राजकिशोर महतो ने फिर नामकरण किया, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाम रखी गई। फिर उस वक्त पूरी कहानी पड़ी हुई है। कोई किसी को कह दे कि कौशलेंद्र साहब ने रिजवान क्रांतिकारी को नेता बनाया, तो वे पूरी जीवनी पड़ी हुई, पढ़ लीजिए। चलिए, आपको नेता तो अब बन जाएंगे। दर्शकों, आपको भी एहसास हो गया होगा, क्रांतिकारी अब नेता बन चुके हैं। बस चलते चलते एक वादा कर दीजिए कि एक बार डिफेंडर में चढ़ा दीजिएगा ना। मैं कोशिश करूंगा अपने उनसे आभार भाई कौशलेंद्र दा को चढ़ा दीजिए। हरीश भाई आप चढ़ा दीजिए, आप देख रहे होंगे तो आप भाई साहब को चढ़ा दीजिए भाई। दर्शकों, वादा मैंने ले लिया है, डिफेंडर की सवारी करूंगा, एक रील डालूंगा, दिखाऊंगा डिफेंडर कैसा होता है, समझाऊंगा। बस आप देखते रहिए। दादा, शौक सबका लगता है, शौक सबका रहता है कि अच्छे हम चढ़े। अपनी शौक को मैंने पूरा किया। भाई साहब की गाड़ी आपका नहीं है? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरी खुद की गाड़ी नहीं है, मेरी अपनी भी कोई कार नहीं है, मेरी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, मेरा अपना कोई कुछ नहीं, बस आशीर्वाद है। हेमंत दा का आशीर्वाद कैसन नेता है जी, ट्रेन से आते हैं, बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं। बिल्कुल है, दोस्तों की गाड़ी में चलते हैं। वाह, AK राय साहब को भी देखे थे आप?
वो ट्रेन से जाते थे, एमपी थे, वो गाड़ी से ट्रेन से उतरते थे और ऑटो पकड़ कर जाते थे। जमीन से जुड़ना रिजवान क्रांतिकारी का मकसद है, जन जन तक गुरुजी के सिद्धांतों को पहुंचाना, हेमंत जी के विचारों को पहुंचाना रिजवान क्रांतिकारी का ये अंदर का सोच, ये हमारी इच्छा, दिली ख्वाहिश, जिस रूप में आप कहते हैं, मतलब ये मेरी है। 29 में अगर हेमंत आपको टुंडिस टिकट नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। महात्मा गांधी ने ताउम्र पूरा जीवन चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जब उनको लक़ब मिला, जब उनको उपाधि मिली, तो राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। आप तमाम लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस। अब जेएमएम जिंदाबाद। बिल्कुल है, था, है, रहेगा। दर्शकों, देखते रहिए स्वराज पोस्ट, और अब तक आपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और सनसनी नहीं सच्चाई दिखाएंगे, ये वादा आज भी पूरा किया, आगे भी पूरा करेंगे। जोहार।